नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के विषय में और बहुत प्रामाणिकता के साथ मैं बताऊंगा किस तरह से आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ, इसका विकास हुआ और एक सच्चे ईमानदार, कट्टर ईमानदार की छवि रखने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पार्टी किस तरह से कीचड़ में, दलदल में फंसती गई, इसका पूरा डिटेल बहुत कम शब्दों में आपके सामने रखने वाला हूं। ये वीडियो इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि इसमें सारा जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल से जिस तरह से सारी कॉन्स्पिरेसी रची गई है और जिस तरह से एक प्रोजेक्ट बना के आम आदमी पार्टी को देश में एक तरह से प्लांट किया गया, उसके विषय में बहुत डिटेल में बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो मुख्यतः दो बिंदुओं पर बात होगी कि आम आदमी पार्टी का विकास और इस तरह के दलदल में, जो करप्शन के दलदल में फंसी कैसे, इस विषय पर थोड़ा सा तथ्यों और तर्कों के आधार पर मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं 1995 से, जब अरविंद केजरीवाल आईएएस बने और उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को ज्वाइन किया और इनकम टैक्स कमिश्नर बन गए। उस पद पर ये 2006 में रिजाइन किया इन्होंने। लेकिन इस बीच में कुछ डेवलपमेंट है। सबसे पहले इन्होंने एक एनजीओ फॉर्म किया 2002 में। ये और मनीष सिसोदिया मिलकर एक एनजीओ बनाया जिसका नाम था संपूर्ण परिवर्तन। संपूर्ण परिवर्तन नाम से एनजीओ बनाया, जिसको परिवर्तन के नाम से हम लोग अभी जानते हैं। बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया, छोटा कर दिया। वहां से सफर शुरू करके अरविंद केजरीवाल 2006 में रिजाइन करते हैं और उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इस तरह से वो जुड़ते हैं इंटरनेशनल लॉबी से, जहां पे एमनेस्टी इंटरनेशनल और फोर्ड फाउंडेशन, दो संस्थाएं हैं जो फंडिंग करती हैं एनजीओज को। एनजीओज के नाम पे वो समाज में किसी भी देश में, मतलब अपने देश से बाहर, जैसे फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका की संस्था है और अमेरिका सीआईए की संस्था है। सीआईए मतलब जैसे राह है वैसे वहां सीआईए है। सीआईए की एक सब्स्टिट्यूट संस्था है फोर्ड फाउंडेशन, जिसमें बहुत बड़े वहां के डीप स्टेट्स के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, फंडिंग करते हैं। और उनका काम सिर्फ ये है कि वो विदेशों में फंडिंग करके वहां पे जनता के उत्थान के लिए इस तरह के नाम बना के, जो जनता, आम जनता, गरीब जनता के नाम पे बहुत सारा फंड आता है। और यहाँ की जो उस देश की जो पॉलिसी होती है, जो वहां की पॉलिसी को ये लोग अपने हिसाब से, अपने फेवर में करवाने का प्रयास करते हैं। आपने सुना होगा किस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना को जिताने के लिए किस तरह से षड्यंत्र चला, या चाइना ने, जैसे मालदीव में आपने देखा है किस तरह चाइना अपनी गोद में बैठा लिया उसको। इस तरह से हर देश में डीप स्टेट, अमेरिका खास करके, और इसी सीआईए की संस्था जो है फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे देशों में इन लोगों ने इस तरह का तंत्र बिछा रखा है, जहां से ये वहां की पॉलिटिक्स को अपने फेवर में कराने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं, बहुत सारा फंड करते हैं। और वो एक नेटवर्क है, वो एक जाल है जिसमें ये ऐसे ही कुछ लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी उससे फंसे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल एनजीओ वाज फंडेड बाय फोर्ड फाउंडेशन विच इज सपोर्टेड बाय सीआईए। और ये उस समय की बात है जब वो सीएम थे। उससे पहले भी इन्होंने 2006 में एक कबीर नाम की संस्था भी बनाई, एनजीओ बनाया। उसमें भी बहुत सारा पैसा इनको आया बाहर से। और इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मुहिम चला के और अन्ना हजारे जैसे आदमी को पकड़ लिया और एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनका इमेज बिल्डिंग करने के लिए, ये मैग्सेसे अवार्ड वगैरह भी इमेज बिल्डिंग करने के लिए वामपंथी लोग जो दुनिया के इस तरह से। ये आपको बताता चलूं कि जार्ज सिरोज जैसा आदमी जो कह रहा था कि मैं मोदी को किसी भी हालत में हराना चाहता हूं, वो भी फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्था में पैसे लगाते हैं। ये यही लोग हैं डीप स्टेट अमेरिका का, जो इस तरह के काम करता रहता है। आपने देखा कि जो अन्ना के नेतृत्व में जो लोकपाल आंदोलन चला था 2012-13 का, उसमें किस तरह से बड़े बड़े लोग, अन्ना हजारे थे, कुमार विश्वास, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तो थे ही, इसके अलावा
प्रशांत भूषण और बहुत सारे लोग, हम लोग भी जाते थे वहां। हमें लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा नेता मिल रहा है, हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है युवाओं के लिए, ये करप्शन को खत्म कर देंगे। और करप्शन से त्रस्त थी उस समय जनता। कांग्रेस के पूरे रिज्यूम में इतने करप्शन हो चुके थे कि जनता चाहती थी कोई ऐसा ईमानदार आदमी आ जाए जो हमारे देश को भी सुधार दे। और इस तरह से वो इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बना के जब इलेक्शन में 2013 में पहली बार जीते, कम बहुमत था, कांग्रेस का सपोर्ट लिया, फिर किसी तरह सरकार गिरी, वो सब आपको पता है। 2015 में जब फिर इलेक्शन हुआ तो फिर भारी बहुमत से केजरीवाल जीते, 2/3 बहुमत से। 2020 में भी वही स्थिति रही, जनता का भारी सपोर्ट मिला केजरीवाल को। अगर बाहर से इतनी फंडिंग हो रही थी आम आदमी पार्टी को, तो प्रश्न ये उठता है कि इस तरह का करप्शन करने की क्या जरूरत थी? जब अमेरिका, CIA और फोर्ड फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सब का फंड आ रहा है एक पार्टी को, तो फिर ये आदमी करप्शन क्यों करेगी? ईमानदारी से अपना जो छवि बनाए थे उसी में चलते, आराम से इनका मतलब क्षेत्र बढ़ता जाता। आज दिल्ली में थे, पंजाब पहुंचे हैं, फिर हरियाणा, फिर यूपी, सब जगह फैलते, क्योंकि ईमानदार आदमियों की तो बहुत जरूरत है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि परिवर्तन हुआ 2019 से। 2019 में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार आ गई सेंट्रल में, और बहुत कठिन उसमें आपको पता ही है कि किस तरह से 370 खत्म किया और किस तरह से 3 तलाक को खत्म किया, और मतलब बहुत सारे परिवर्तन आने लगे। उसी समय एक CAA NRC वाला मसला चला था और बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हुआ था जो शाहीन बाग के नाम पे, और भारतवर्ष में बहुत जगह पूरा देश को आतंक मतलब आंदोलन में झोंकने की एक प्रयास किया गया उस समय। इस तरह का आंदोलन जो महीनों, कई महीनों वहां बैठे रहे। फिर किसान आंदोलन हुआ था यूपी के इलेक्शन के समय, आपको पता है किस तरह से सड़क को घेरे रखा इन्होंने, और योगेंद्र यादव ने कहा कि भाई हमने तो पिच तैयार कर दी थी लेकिन विपक्षी पार्टियां खेल ही नहीं पाई अच्छे से। तो इस तरह का माहौल ये विदेशी फंडिंग से ही होता है। ये सरकार को समझ में आ गया कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है जरूर। तो आप देखेंगे 2021 में 16 फरवरी 2021 को एमनेस्टी इंटरनेशनल का इंडिया में जो ऑपरेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी गई। ईडी ने किया था ये कार्रवाई। और उसी समय FCRA में परिवर्तन किया गया। FCRA मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 2010 का एक एक्ट है जिसमें परिवर्तन किया गया बड़ा डिटेल में, और ये बनाया गया उसमें कि अब जो भी विदेश से फंडिंग होगी 1 लाख से 10 लाख के बीच में होगी, इसके लिए एक सेट कर दिया गया कि कनॉट प्लेस में एक बैंक कर दी गई निश्चित कि यहीं पे ही विदेशी फंडिंग आ सकती है, और यहाँ पे ही जो जिसको भी भुनाना है एक NRI अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वहीं से पैसा निकलेगा। इस तरह से विदेश से आने वाली फंडिंग पर भारत सरकार ने रोक लगानी शुरू कर दी। और इस तरह का जब प्रेशर क्रिएट होने लगा और इलेक्शन पे इलेक्शन आते जा रहे थे, तो इन्होंने मतलब आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने एक उसी समय एक्साइज पॉलिसी बनाई 17 नवंबर 2021 को, जो पॉलिसी जिसका जो ये पूरा घटनाक्रम आप आज देख रहे हैं, जो ईडी आज केजरीवाल को अरेस्ट कर ले गई, मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 से ही अंदर हैं, आज 13-14 महीने हो गए, अभी तक हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट कोई बेल नहीं दे रहा है, क्यूरेटिव पिटीशन भी उनकी डिसमिस हो चुकी है। दूसरे कद्दावर नेता संजय सिंह जी, वो अक्टूबर 2023 से अभी तक अंदर हैं, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल पेंडिंग है अभी। इसके अलावा सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग में ही अंदर हैं, वो तो मई 2022 में ही अंदर चले गए थे। तो ये मई 2022 मतलब इतने दिनों में बेल देने के लिए कोर्ट तैयार नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये बीजेपी सरकार ने ईडी और सीबीआई आप लोगों के खिलाफ छोड़ दिया, लेकिन अगर कुछ तथ्य नहीं होता तो कोर्ट तो बेल दे देती भाई, एटलीस्ट कोर्ट तो सुनेगी आपकी बात। तो इसका मतलब है कि दाल में बहुत कुछ काला है। लेकिन इस कालेपन के पीछे जो मैं बता रहा हूं आपको सीक्वेंस, वो मेरा बताने का मतलब यही है कि पैसे को जनरेट करना था इनको, और अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, हर पार्टी को चाहिए। लेकिन करप्शन करके इस तरह से आप इन्वॉल्व होके पैसा लोगे
तो वो तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। और हुआ भी यही। 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी डिक्लेयर हुई। उसके बाद वीके सक्सेना जो एलजी थे उस समय के, उन्होंने 20 जुलाई 2022 को एफआईआर के लिए कंप्लेंट किया सीबीआई को कि सीबीआई एफआईआर दर्ज करे, इसमें घोटाले हैं एक्साइज पॉलिसी जो है। और फाइनली सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज कर दिया। और उसी बिहाफ पे जब एफआईआर दर्ज हो गई तो ईडी इंटर करती है, क्योंकि उसमें पैसे का हेरफेर है, तो ईडी का इन्वॉल्वमेंट होना स्वाभाविक हो जाता है। और वहां से शुरू होता है ये सारा सिस्टम, जो एक एक करके ये लोग अंदर जा रहे हैं। और ये शुरुआत हुई आप आम आदमी पार्टी के जो कम्युनिकेशन हेड थे विजय नायर, वो केजरीवाल के लिए काम करते थे। उन्होंने ही पूरी साउथ की लॉबिंग का सिस्टम बनाया। 15 मार्च को के कविता राव अरेस्ट हुई। वो वहां के मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री, तेलंगाना के जो एक्स मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी हैं। उन्होंने बताया कि भाई 100 करोड़ रुपया तो मैंने केजरीवाल को दिया था। वो पैसा केजरीवाल के कहने पे कैसे दिया? विजय नायर के थ्रू। विजय नायर, वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बकायदे बहुत सारे प्रूफ हैं ईडी के पास, और वो देखने के बाद ही तो हाई कोर्ट और कोई सुन नहीं रहा है इनकी बात। अब ये प्रश्न उठ रहा है बार बार कि क्या यही समय था जब आचार संहिता लागू हो गया है, इलेक्शन सर पे है, उस समय इस तरह के 3-3 बार के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को पहली बार जेल भेजा गया? क्या ये न्यायोचित था? इस समय क्यों भेजा जाता? तो भाई कानून अपने हिसाब से काम करेगा, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति भी हो। राष्ट्रपति को भी महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री को जो मिला है 361 में कि वो सिविल केस के लिए मिला है, सिविल केस में उनको अंदर नहीं भेजा जा सकता। क्रिमिनल केस में तो ये कभी भी कोई भी आदमी राष्ट्रपति को छोड़ के, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा के फिर करना पड़ता है। अगर इस तरह कोई काम होगा और वो प्रूफ हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लग रहा है कि ऐसा हुआ है, तो उसको भाई अंदर जाना पड़ेगा। और केजरीवाल जी का इन्वॉल्वमेंट, चूंकि उनको सबसे बड़ा किंग पिन या मास्टरमाइंड बता रही है ईडी। आज राउज एवेन्यू में उसने बताया कि किस तरह से 45 करोड़ रुपए गोवा में किस तरह से भेजे गए, वो ट्रैक हो गए हैं। और वो उसके पास, पुलिस के, ईडी के पास सीडीआर है बकायदे। सीडीआर मतलब लोकेशन मिल जाती है उसमें फोन का, जो बात कह रही है उसको प्रूफ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं ये। और ईडी ने आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट में ये डिटेल में बताया किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तोड़ा गया। आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने सारे पुराने फोनों को, करीब 10 फोन उन्होंने तोड़ दिए थे। और यही चीज केजरीवाल ने भी किया है। और इस तरह के काम, डिवाइसेस को, फोनों को तोड़ना, कंप्यूटर को, उसके हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करना, ये काम किया गया। लेकिन ईडी भी इतने हल्की खेलने वाली नहीं है। एक मुख्यमंत्री को आप अंदर बंद कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी ही बहुत है। और उस पर कोर्ट का पूरा ऑब्जर्वेशन होता है। कोर्ट चाहे तो कल ही बेल दे दे, आज ही बेल दे दे, लेकिन उसको कुछ लग रहा होगा। तो शराब घोटाला हुआ, और शराब घोटाला क्यों, बहुत सारे घोटाले आ रहे हैं अभी तो लाइन से। शराब घोटाले के बाद अभी जल बोर्ड वाला, आपको पता है ईडी ने पहला उसने, सीबीआई ने तो पहले ही पूछताछ की थी, ईडी ने भी सम्मन दिया केजरीवाल को। इसके बाद आएगा मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। ये घोटाले हुए हैं क्योंकि इनको बाहर से जब फंडिंग कम होने लगी तो इनके पास, मेरा अपना सोच है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इनको फिर फंड जनरेट करने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिला होगा, इसलिए ये सब कांड किया गया। बाकी चीजों को समझना, देखना, और आप, मैं जो बात बता रहा हूं इसको आप गूगल में सर्च करके भी चेक कर सकते हैं कि मैं जो फैक्ट रख रहा हूं, चाहे फोर्ड फाउंडेशन के बारे में या चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, इन सब चीजों को आप भी देख सकते हैं। कोई ऐसी बात तो है नहीं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं कुछ अपने करंट इश्यूज और हिस्टोरिकल इश्यूज आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम बंधु, नमस्कार।